गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अभी अपना जो है फोर्थ चैप्टर चल रहा है। फोर्थ चैप्टर का आज अपन लेक्चर 7 देखेंगे और लेक्चर 7 में अपन जो देखेंगे वो ये देखेंगे, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। अब देखो, फॉरेस्ट में रिबेलियन के बहुत सारे के रीजंस थे, ये आपको पता है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट एक्ट बना था, फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद में जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे के जो है चेंजेस हो गए थे। ये आपको बता दिया था मैंने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ का जो कल्टीवेशन था, ठीक है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ के लोग करते थे, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। उसके बाद इन्होंने जीवन व्यापन के लिए हंटिंग का तरीका देखा तो हंटिंग पर भी जो है बैन लगा दिया गया। ठीक है, मतलब हर तरफ से लोगों को जो है। इसके अलावा बाद में इन्होंने ट्रेड करने की सोची तो ट्रेड का भी जो मतलब सोल राइट था वो यूरोपियन ट्रेडर्स को ही मिला, जबकि इंडियंस को जो है राइट नहीं मिला ट्रेड का। और फिर इसके बाद में मतलब यहाँ के जो प्रॉपर पीपल्स थे जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, तो फॉरेस्टों में घुसने की भी या उनमें एंट्री करने के लिए भी अब उनके ऊपर क्या लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। इस वजह से इनका जो जीवन यापन था वो क्या होता जा रहा था, बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ये जो मुश्किल होता जा रहा था तो इस वजह से लोगों ने फिर क्या शुरू कर दिया, रिबेलियन शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, कारण आपको समझ में आ गए कि जो फॉरेस्ट एक्ट लगा था उसके बाद में जो यहाँ की जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे के चेंजेस हो गए थे। जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लग गया था, हंटिंग पर बैन लग गया था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ के जो प्रॉपर पीपल्स थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज करके या उनका ट्रेड करके जो है अपना जीवन व्यापन करते थे, तो उस पर भी जो है बैन लगा दिया गया था। इस वजह से यहाँ के लोगों ने फिर क्या किया, जो है रिबेलियन शुरू किया। अब देखो, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया and across the world forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them। अब देखो, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे के हिस्सों में, इसके अलावा अक्रॉस द वर्ल्ड और पूरे विश्व में। ठीक है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे के पार्ट्स में, इसके अलावा अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे भारत, पूरे विश्व भर में फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, जो वन्य जो वर्ग थे, वो किसके अगेंस्ट हो गए, जो भी चेंजेस हुए थे, किसके बाद में जो वन एक्ट लागू हुआ था उसके बाद में जो भी चेंजेस हो गए थे उसके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, द लीडर्स ऑफ दीज मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानू इन संथाल परगना। अब देखो, रिबेलियन कौन कौन थे, देखो बहुत सारे के रिबेल हुए थे, लेकिन उनमें देखो प्रमुख कौन कौन से थे। एक तो था कौन, सिद्धू एंड कानू। सिद्धू एंड कानू, जो कि कहां से था, संथाल परगना से। संथाल परगना। ओके, सिद्धू एंड कानू कहां से थे, संथाल परगना से थे। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा कहां से थे, बिरसा मुंडा थे छोटा नागपुर से। बिरसा मुंडा, इसके बाद में देखिए अल्लूरी, अल्लू सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू, ये इनका नाम था। ये कहां से थे, आंध्र प्रदेश से थे। ओके, ये प्रमुख प्रोमिनेंट रिबेलियन थे। सिद्धू और कानू कहाँ से थे, संथाल परगना के थे। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से थे। अल्लूरी सीतारामा राजू कहाँ से थे, आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, तो देखो
आर स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, वर्तमान में इनको याद किया जाता है, इनकी स्टोरी जो थी उनमें और इनके गाने जो थे उनमें याद किया जाता है। वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910। 1910 में बस्तर राज्य में या बस्तर जो क्षेत्र था, बस्तर देखो वैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ का जो साउथर्न पार्ट है वो बस्तर है। बस्तर की जो सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और उड़ीसा के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो वही अपन देखेंगे। अब ये तो आपने देख ही लिया कि प्रमुख जो रिबेलियन जो थे वो कौन कौन से थे, देख लिया। सिद्धू कान्हू थे, संथाल परगना की ओर से उन्होंने विद्रोह किया था। फिर इसके बाद बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर के पठार से विद्रोह किया था। अल्लूरी सीताराम राजू थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश से विद्रोह किया था। ठीक है बेटा, अब अपन देखेंगे द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर के पीपल जो थे उन्होंने किस तरह से रिबेल किया वो देखेंगे। ठीक है, बस्तर में रिबेल कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, बस्तर इज लोकेटेड इन साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला है जो कि साउथर्न पार्ट में है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के बिल्कुल दक्षिणी भाग जो है वो कौन से जिले का है? बस्तर का है। ठीक है, अब देखो इसकी जो सीमा है वो आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ लगती है। ये इसके अपन फिजिकली मतलब फीचर्स देख रहे हैं। ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं अपन देख रहे हैं कि बस्तर कहाँ पे लोकेटेड था, इसके आसपास में क्या था क्या नहीं था। ठीक है, फिजिकली देख रहे हैं अपन, तो देखो इसमें बस्तर कहाँ पे लोकेटेड था? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड था। ठीक है, और देखो द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज प्लेट्यू, बस्तर का जो सेंट्रल पार्ट था वो किस तरह का था? प्लेट्यू, प्लेट्यू का मीन पठारी भाग था। ठीक है, बस्तर का जो सेंटर का पार्ट था वो पठारी था। ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज छत्तीसगढ़ प्लेन एंड इट्स साउथ इज द गोदावरी प्लेन। अब देखो इसके नॉर्थ में, इसके उत्तर में जो ये प्लेट्यू था वो छत्तीसगढ़ मैदान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके साउथर्न में जो है गोदावरी मैदान था। इसके ऊपर की साइड में छत्तीसगढ़ का मैदान था और इसके नीचे की साइड में जो है गोदावरी, गोदावरी एक नदी का नाम है। ठीक है, तो गोदावरी का मैदान था। ओके, नाउ सी द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। जो इंद्रावती नदी है वो बस्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी, मतलब बस्तर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, मध्य से निकल रही थी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी की ये जो है बात हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे अपन ए नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज live in Bastar such as Mariya, Muriya, Gond, Dhurs, भारत, बात्राज एंड हालबाज। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज रहती थी। यही आपसे पूछ ले कि मोस्ट कम्युनिटीज दैट लिव इन बस्तर, ऐसी कौन कौन सी जातियाँ थी जो बस्तर में रहती थी? तो देखो इसमें कम्युनिटीज बस्तर की जो प्रमुख प्रजातियां थी वो कौन कौन सी थी वो देखो। मरिया, मुरिया, गोंड, धुर्स, भातराज एंड हलबाज। ये इसकी प्रमुख क्या थी?
जनजातियां थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो, मरिया, मुरिया, गौंड, धुरवास, भातरास एंड हलवास। ठीक है, ये यहाँ की क्या थी, प्रमुख जनजातियां थी। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो ये जो जनजातियां थी सबकी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज थी। ठीक है, सभी किसी की भी जो है सेम लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन देखो लैंग्वेज डिफरेंट होने के बावजूद भी क्या था, बट शेयर कॉमन कस्ट्यूम्स एंड बिलीफ्स। लेकिन उनकी जो संस्कृति थी, ठीक है, और उनके जो विश्वास थे वो क्या थे, एक थे। मतलब उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो कल्चर था, वो सभी का क्या था, एक था। इन सभी की लैंग्वेजेस तो डिफरेंट थी, बट इनका कल्चर कैसा था, सिमिलर था, एक जैसा था। The people of Bastar believe that each village was given its land by earth and it return they took after the earth to making some offerings at each agriculture festivals. अब देखो, बस्तर के जो लोग थे वो इस चीज में विश्वास करते थे, कौन सी चीज में, दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय अर्थ। प्रत्येक गांव को जो ये जमीन दी गई है वो किसकी है, वो पृथ्वी देवी की है। मतलब धरती माँ की है, ये जो जमीन दी गई है वो किसकी दी गई है, धरती माँ की दी गई है। और इसके रिटर्न में धरती माँ ने हमें जमीन दी, हम धरती माँ को इस जमीन के बदले में लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल। हम उसकी देखभाल करते हैं और उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऑफरिंग करते हैं उनको। कोई भी एग्रीकल्चर जो फेस्टिवल होता है तो हम धरती माँ की पूजा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो, in additions to the earth they show respect to spirits of the river, the forest and mountains. In additions to the अर्थ के साथ साथ में ही जो है वो शो रेस्पेक्ट टू स्पिरिट ऑफ द रिवर, वो नदियों के प्रति भी, एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, फॉरेस्ट के प्रति और माउंटेन्स के प्रति भी जो है क्या दिखाते थे, रेस्पेक्ट जो है वो दिखाते थे। ठीक है, मतलब वो धरती माँ को तो धरती माँ मानते ही थे, लेकिन साथ साथ में धरती माँ के साथ में जो अदर कल्चर था, जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, एक्सेट्रा, सभी के लिए जो है वो जो रेस्पेक्ट की जो है भावना दिखाते थे। अब देखो, सिंस ईच विलेज नो where its boundaries lie, the local people took after all the natural resources with that boundary. अब देखो, since each village know, सभी गांव जो हैं वो ये जानते थे where its boundaries lie, कि उस गांव की जो सीमा है वो कहाँ तक फैली हुई है। सभी गांव के लोग या सभी गांव वाले अपने अपने गांवों की जो सीमाएं थी वो जानते थे कि हमारे गांव की जो सीमा है वो यहाँ तक फैली हुई है, बाउंड्री यहाँ तक बनी हुई है। ठीक है, द लोकल पीपल, वहाँ के जो लोकल पीपल थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री, उस बाउंड्री में, उस सीमा क्षेत्र में जितने भी जो रिसोर्सेज आते थे, संसाधन जो आते थे, जैसे ये मान लो आप, ये एक छोटा सा गांव हो गया है। ठीक है, ये एक छोटा सा विलेज है, ये भी एक छोटा सा विलेज है। इस विलेज वालों को पता है कि ये अपनी बाउंड्री है। ठीक है, जैसे ये एक छोटा सा और विलेज है, इसको पता है कि ये बाउंड्री है। ठीक है, तो अब जो है इस गांव के लोग जो यहाँ की जो मतलब वनस्पति जो होती थी उसका ध्यान रखते थे। ठीक है, सब जो है यहाँ पे जैसे ये पौंड हो गया है, ठीक है, तो सब अपनी अपनी जो रिसोर्सेज थे उन सबका जो है देखभाल करते थे। अपनी बाउंड्री में आने वाले, सिर्फ अपनी बाउंड्री में आने वाले जितने भी रिसोर्सेज थे उन सब की वो क्या करते थे, जैसे यहाँ पे भी मान लो रिसोर्सेज वगैरह थे, ठीक है, जैसे कुछ भी मान लो, तो इन सब का वो क्या करते थे, देखभाल करते थे। यहाँ के लोग ही करते हैं। ठीक है, अब देखो, लेकिन इसके बाद में देखो क्या हुआ। हाँ देखो, इफ द पीपल फ्रॉम ए विलेज want to take some woods from the forest to another village, they pay a small fee called devsari. अब देखो, done and मन in exchange. अब देखो, यदि इस गांव के लोगों के पास में लकड़ियों की कमी हो गई, इस गांव के लोगों के पास में लकड़ियों की कमी हो गई, तो ये कौन से गांव के पास जाएंगे, इस गांव के पास जाएंगे लकड़ियां लेने के लिए। ठीक है, अब लकड़ियां लेने के लिए जाएंगे तो लकड़ियों के बदले में इन्हें कुछ फीस देनी पड़ेगी।
लकड़ियों के बदले में इन लोगों को, इन गांव वालों को क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। तो ये जो फीस देनी पड़ रही थी वो क्या कहलाती है, देवसारी दंड या मन कहलाती है। ठीक है, तो अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि देवसारी से क्या मीन है आपका। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि यदि इस गांव के पास में लकड़ियां खत्म हो गई है तो वो इस गांव के पास में लकड़ियां लेने जाएगा, इस गांव के पास लकड़ियां लेने जाएगा, जो फीस अदा करेगा, लकड़ियों के बदले में पैसे तो देगा, तो जो पैसे देगा वो ही देवसारी मन या दंड जो है वो कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे आगे इसमें। देखो इसमें तो यही है कि देवसारी, ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, दंड या मन। ठीक है, तो इसका मीन ये हो गया, इन बस्तर people, Bastar the people from a village to take some woods from the forest of another village they pay a small fee called देवसारी। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया कि इसको क्या कहा गया, देवसारी दंड या मन जो है इस बात को कहा गया था। ठीक है, इसके बाद की अपन चर्चा करें बेटा, तो इसके बाद में देखो, some village also protect their forest by engaging watchmen and each household contributes some grains to pay them। अब देखो, कुछ जो यहाँ के लोग थे, कुछ गांव के जो लोग थे, वो अपने फॉरेस्ट की रक्षा के लिए, ठीक है, देखभाल के लिए क्या रखते थे, एक चौकीदार रखते थे, और वो चौकीदार को वैसे पेमेंट नहीं दिया जाता था, उसका पेमेंट ये होता था कि प्रत्येक घर से उसे थोड़ा थोड़ा जो है अनाज करके दिया जाता था। ठीक है बेटा, इसके बाद में देखें, every year is one big hunt where the headman of village is pargana meet and discuss issue of the concern including forest। अब देखो यहाँ पे क्या था कि प्रत्येक, मतलब ऐसा था कि प्रत्येक वर्ष क्या होता था, एक बहुत बड़ा जो है समारोह रखा जाता था, मीटिंग जो है वो रखी जाती थी, वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेज, जहाँ पे गाँव के मुखिया एकत्रित होते थे और जो है वो क्या करते थे, डिस्कस करते थे कौन से इश्यू पे, कंसर्न एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जो मतलब ये जो वन होते थे उनसे संबंधित जो भी कंसर्न होते थे उन पे क्या करते थे, वो डिस्कस करते थे, कोई भी जो मामला होता था उन सब पे वो क्या करते थे, डिस्कस करते थे। ठीक है, अब देखेंगे अपन द फियर ऑफ द पीपल्स, जो यहाँ के लोग थे वो किस चीज से डरे हुए थे, या उनका जो डर था वो किस तरह का डर था, कौन से एक्ट के बाद में, फॉरेस्ट एक्ट के बाद की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देख रहे हैं अपन इसमें,
तो देखो इसमें आगे, द फियर ऑफ द पीपल। फियर्स ऑफ द पीपल, ठीक है। अब देखो इसमें, when the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905, they stopped shifting cultivation, hunting and collection of the forest product. The people of Bastar was very worried. मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज कि जो ये एक्ट लागू हो रहे थे उनके बाद में ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, हंटिंग थी, इसके अलावा जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो कलेक्ट करते थे, उन सब चीज़ों पर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, ठीक है। अब देखो इसमें, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जब 1905 में जो फॉरेस्ट थे उसको 2/3 जो पार्ट था उसको रिजर्व कर दिया। 1905 में जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, उसने 1905 में क्या किया कि जो भी फॉरेस्ट था, जितने भी फॉरेस्ट थे उनका 2/3 भाग को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। रिजर्व का मतलब ये था कि ना तो उसमें मतलब अपने पशुओं को चराई करवा सकते थे, ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकते थे, हंटिंग भी नहीं कर सकते थे, कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते थे, कोई भी वहां से प्रोडक्ट भी जो है वो नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड जो मतलब विलेज फॉरेस्ट थे उनमें, ठीक है, आरक्षित, रक्षित और जो ग्रामीण फॉरेस्ट जो थे उनमें 3 में जो है इसको डिवाइड किया गया था। तो 3 का मतलब ये था, जो 2 थे उनमें तो सभी को आने जाने की परमिशन थी, लेकिन 2/3 भाग को तो क्या कर दिया उन्होंने, रिजर्व कर दिया। रिजर्व का मतलब ये था कि वहां पे कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर जा भी नहीं सकता, ठीक है, विलेज में एंट्री भी फॉरेस्ट में एंट्री भी नहीं कर सकते थे। तो देखो इसमें, इस वजह से बस्तर के लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। सम विलेज वेंट अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशंस दैट दे वर वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स। सभी को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, सभी गांव वालों को बाहर निकाल दिया गया। कुछ एक को रखा गया, कुछ एक को कौन से कंडीशन पे रखा गया कि आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फ्री में काम करेंगे। फ्री में कैसे, वृक्षों को काटना, उनकी जो ट्रांसपोर्टिंग का मतलब ये था कि कोई जब गाड़ी आए तो उसमें उनको डालना, उठा कर पटकना, ठीक है, ढुलाई का काम उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो आप मतलब उन लोगों को उन जंगलों में इस कंडीशंस के बेसिस पर रखा गया कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फ्री में काम करेंगे, मतलब आपको काम की कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको बस यहाँ रहने दिया जा रहा है, वही आपकी सैलरी है, ठीक है। ऐसा उनके साथ में जो है शर्त रखी गई, और आप जो भी काम करेंगे मतलब उनसे बेगार करवाई जा रही थी, ठीक है। बेगार का मतलब यही तो होता है कि बिना फीस दिए, बिना पेमेंट किए जो है अपनी सर्विसेज कंप्लीट करवाना, ठीक है, सेवाएं लेना, वही क्या होती है, बेगार होती है, ठीक है। तो बेगार करवा रहे थे उनसे। अब देखो, और दूसरा उनके लिए क्या कंडीशन थी कि आप जंगलों को किससे बचाएंगे, आग से बचाएंगे, आग यहाँ पे नहीं लगने देंगे। अब इसके बाद देखो, सब्सिक्वेंटली दीज कम टू बी नो एज फॉरेस्ट विलेज। धीरे धीरे जो है ये किस नाम से जाने लगे, फॉरेस्ट विलेज के नाम से जो है जाने लगे, ठीक है। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस एंड कंपेशंस। अब देखो, उन्हें बिना किसी सहायता के या बिना किसी मुआवजे के या बिना किसी उनको नोटिस किए हुए लोगों को क्या नहीं कर दिया गया, गाँव से बाहर निकाल दिया गया। मतलब लोगों को ना तो पहले कोई नोटिस किया, ना ही जो है उन्हें कोई कंपेशंस दिया। कंपेशंस का मतलब ये होता है मुआवजा, ठीक है, ना तो उन्हें कोई मुआवजा दिया। मुआवजे का मतलब ये होता था कि उन्हें यहाँ से निकाल रहे हैं, दूसरी जगह वो जाकर सेट होंगी तो उसके लिए उन्हें पैसा तो चाहिए होगा, ठीक है। तो उन्हें ना तो कोई मुआवजा दिया गया, ना उन्हें पहले सूचित किया गया। अचानक से आए और उन लोगों को कहा कि आपको ये छोड़ना है जगह, तो उन लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ा, वो जगह छोड़नी पड़ी,
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो बहुत सारे के गांव वालों को क्या कर दिया गया, गांवों से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या हुआ। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड लैंड रेंट्स एंड फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर्स एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स। अब देखो बहुत समय से विलेजर्स हैड बीन सफरिंग, जो मतलब गांव वाले थे वो किस चीज से सफर कर रहे थे, पीड़ित थे। इंक्रीज लैंड रेंट्स, जो मतलब जमीन की जो रेंट बढ़ रही थी उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। एंड फ्रिक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर, और जो मतलब फ्री लेबर, अभी आपको मैंने बताया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कार्य करेंगे लेकिन उसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, उन्हें फ्री में काम करना पड़ेगा। तो फ्री लेबर की जो डिमांड थी वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। बाकी इसके अलावा गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल, जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या करते थे, चीज़ों की भी डिमांड करते थे। ठीक है, जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है और उन विलेजर्स के घर में अवेलेबल है तो वो उसको क्या कर लेते थे, छीन लेते थे। ठीक है, वो उनसे ले लेते थे। तो इस तरह की उनसे क्या करवाई जाती थी, बेकार करवाई जाती थी, जिससे विलेजर्स जो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ से परेशान थे। क्यों, क्योंकि वो उनसे तो फ्री लेबरिंग करवा रहे थे, कोई पैसा नहीं दे रहे थे उनका काम करने का। दूसरी चीज़, जो वो ज़मीन पर रह रहे थे उसका रेंट भी उन्होंने बढ़ा दिया था। तीसरी चीज़, जो मतलब ये जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उनसे बहुत सारी की चीज़ों की क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। उस चीज़ से वो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। Then came the tribals famines in 1899-19 and again in 1907-1908। इसके बाद में जो भयभीत कर देने वाला एक अकाल और बढ़ा, उसी के दौरान 1899 से 1900 वाला और 1907 से 1908 तक का जो अकाल था वो बहुत ही विभत्स कर देने वाला अकाल था। रिजर्वेशन प्रूव्ड बी द लास्ट स्ट्रो, मतलब जो रिजर्वेशन था वो भी क्या हो रहा था, लास्ट स्ट्रो जो है वो साबित हो रहा था। अब देखो इसके बाद में people began to be gather and discuss these issues on village councils and bazaars and the festival or wherever the headmen and प्रेस्टीज ऑफ द सेवरल विलेज वर असेंबल्ड। सभी लोग जो हैं जब भी इकट्ठा होते थे, डिस्कस करते थे, जैसे वो बाजार में सब इकट्ठा हो गए तो वहीं पर जो है सब मिलकर क्या करते थे, डिस्कस करते थे। ठीक है, इन देयर विलेज काउंसिल, अपने गांव की जो गांव सभाएं थी उनमें, बाजारों में। एंड एट फेस्टिवल, वहाँ कोई भी त्यौहार पे मान लो, वेर एवर द हेडमैन, यदि उनको मुखिया मिल जाता था या पृष्ठ पुजारी, सभी एक साथ मिलकर क्या करते थे, वो सभा करते थे। कहने का मतलब ये है, जहाँ कहीं भी मुखिया उनको मिल गया, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर मुखिया से बात करते थे। पुजारी मिल गया, पुजारी से बात करते थे। कोई भी फेस्टिवल है, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो सभी इस चीज़ में डिस्कस करते थे कि हम सभी परेशान हैं तो हमें क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। इस तरह से सभी लोग परेशान थे और सभी जो हैं विद्रोह करना चाहते थे। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द दुर्वज एंड केंगर फॉरेस्ट। अब देखो, इट इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द ध्रुवाज ऑफ द कंगर फॉरेस्ट। तुरंत जो है एक्शन लिया, मतलब जा रहा था किसके द्वारा, ध्रुवों के द्वारा, जो कि कहाँ के थे, कंगर फॉरेस्ट के थे। वर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, सबसे ज़्यादा जो है उत्साहित थे या सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इनिशिएटिव्स थे। ठीक है, मतलब उत्तेजित थे, कौन, रिबेलियन करने के लिए धुरवाज थे। बताया था आपको ये एक जनजाति थी यहाँ की, तो ये धुरवाज थे, वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा सतर्क थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है रिजर्वेशन सबसे पहले वहीं पर लागू हुआ था, कांगर के जो फॉरेस्ट है वहीं पर। ठीक है, आल्दो देर वॉज नो सिंगल लीडर, मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधुर फ्रॉम विलेज ऑफ निहत्तर एज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट। अब देखो वहाँ पे वैसे तो कोई लीडर नहीं था, लेकिन फिर भी 69 लोग, गांव के लोग जो हैं वो इस यहाँ का जो लीडर मानते थे वो किसको मानते थे, गुंडाधुर का मानते थे। ठीक है, लीडर किसको मानते थे, गुंडाधुर को मानते थे। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन गुंडाधुर। देखो in 1910 mango bow and lump of earth chilies and arrows began circulating between village। अब देखो 1910 में मैंगो, आम की डालियाँ, बोहन, ठीक है, ए लंप ऑफ अर्थ, मतलब लंप ऑफ अर्थ एंड चिलीज
सभी जानते हो। एंड एरोज, तीर वगैरह जो हैं वो क्या होने लगी, गांव के चारों ओर जो है घूमने लगी। ये सब किसका प्रतीक थी, ये क्रांति का प्रतीक थी। ठीक है, दीज वर एक्चुअली मैसेज इन इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एक्चुअली में ये क्या था कि एक मैसेज था सभी गांव वालों को इन्वाइट करने के लिए, किस बात के लिए, टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट रिबेल करने के लिए ये सारे क्या थे, प्रतीक थे। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे जो मतलब ये मैसेज इनवाइट किस तरह से कर रहे थे, मैसेज इनवाइट इस तरह से, मैसेज किस तरह से स्प्रेड कर रहे थे, मैंगोज वो के द्वारा, ठीक है, लैम्प ऑफ लैंड, ठीक है, इन सब के द्वारा, लैम्प ऑफ अर्थ, चिलीज, एरोज, बिगन, ये सब जो है गांव के चारों ओर क्या कर रहे थे, वो घुमा रहे थे और लोगों को किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे थे कि आप सभी एक साथ आओ और हम जो है ब्रिटिशर्स का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अब इसके बाद देखो, बाजार वर लूटेड, देखो एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंसेस, प्रत्येक गांव ने जो मतलब विद्रोह में कुछ ना कुछ सहायता जरूर की थी। ठीक है, बाजार वर लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया, हाउस ऑफ ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स एंड schools and police station were burnt and robbed and grain redistributed। अब देखो यहाँ पे बाजारों को लूटा गया और जो पुलिस थाने थे, स्कूल थे और मतलब ब्रिटिशर्स के जो घर थे उन सबको जला दिया गया और रॉब्ड, डकैती की गई। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ से अनाज उनको मिला उसको लोगों में पुनर्वितरण कर दिया। ठीक है, उनके घरों से, पुलिस थानों से जो भी कोई अनाज मिला उसे लोगों में वापस से जो है बांट दिया गया। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट इट अप्रेसिव लो। अब देखो जिन जिन पर अटैक हुआ उनमें से सबसे ज़्यादा कॉलोनियन थे और वो लोग भी थे जो कि किसका साथ दे रहे थे, ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ जो लॉ था उसका साथ दे रहे थे। अब देखो विलियम वार्ड, ए मिशनरी हु ऑब्जर्व्ड द इवेंट, रोट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन कैम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर, पुलिस, मर्चेंट्स, फ्रॉम पियोन्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। अब देखो मतलब एक विलियम वार्ड नाम के एक मिशनरी थे, वो भी उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो वो कह रहे थे कि चारों ओर से लोग जो हैं भागकर किधर आ रहे थे, जगदलपुर की तरफ आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि पुलिस हो गई, मर्चेंट हो गए, फॉरेस्ट पियोन्स हो गए, स्कूल मास्टर हो गए और इमिग्रेंट्स हो गए। ठीक है, ये सारे भागकर किसकी तरफ आ रहे थे, जगदलपुर की तरफ आ रहे थे। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि किस तरह से जो है क्रांति हुई। इस क्रांति का जो लीडर था वो कौन था, गुंडाधुर था। ठीक है, इस क्रांति का जो लीडर था कौन था, गुंडाधुर था। ये जो बस्तर में रिबेलियन हुआ वो कब हुआ, 1910 में हुआ। यही चीज आपको ध्यान में रखने की है। और इसके जो सिंबल्स थे या मैसेज स्प्रेड करने का जो मेथड था वो कौन सा था कि यहाँ पे जो आम की डालियां वगैरह थी, मिर्ची थी, ठीक है, इन और जो तीर वगैरह जो थे उन सबको लेकर गाँव के चारों ओर घुमा रहे थे। ठीक है, और मैसेज स्प्रेड कर रहे थे किस बात का, टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करने का जो मैसेज था वो चारों ओर फैला रहे थे। ओके बेटा, अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फिर इनका जो रिबेल था उसको किस तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रश किया गया। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए गुड लक।